आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हिस्ट्री का क्लास 8 का चैप्टर 5, जिसका नाम व्हेन पीपल रेबल 1857 एंड आफ्टर। पहला वीडियो में हमने देखा था कि जो नवाब थे वो अपने पावर को कैसे खो बैठे और जो पीजेंट्स थे, सेपोइज थे, वो कैसे रिएक्ट कर रहे थे। फिर रिफॉर्म्स का क्या क्या रेस्पॉन्स हो रहा था। और हमने देखा था एक छोटा सा म्यूटिनी कैसे एक बहुत बड़ा रेबिलियन बन गया था। और मेरठ से दिल्ली तक क्या क्या हुआ, ये सारी चीजें हम लोग पहला वीडियो में देख लिए थे। और फिर कैसे रेबेलियन धीरे धीरे फैल गया और ब्रिटिशर्स के नाक में दम कर दिया। तो यही था पहला वीडियो में। अगर आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा और आई बटन पे भी लिंक दे दूंगा। तो अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का दूसरा पार्ट, द कंपनी फाइट्स बैक। Unnerved by the scale of the upheaval, the company decided to repress the revolt with all its might. तो ये जो भी अपहीवल हो रहा था, ये जो भी बदलाव हो रहे थे, इसके वजह से ब्रिटिशर्स थोड़े नर्वस थे। तो ये क्या किए ना, ब्रिटिशर्स डिसाइड किया कि ये जो रेवोल्ट हो रहा है, ये जो विद्रोह हो रहा है, जो आंदोलन हो रहा है उनके खिलाफ, उसको कैसे रिप्रेस करें। ब्रिटिशर्स डिसाइड करते कि वो अपने पूरी शक्ति लगाकर, पूरा ताकत लगाकर इस रेवोल्ट को रोकने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं ब्रिटिश फोर्सेस क्या कर रहे हैं, ये रेबल्स को अटैक कर रहे हैं रेड फोर्ट में। क्योंकि ब्रिटिशर्स को हराकर, मार भगाकर जो रेबल्स अब है रेड फोर्ट पे कब्जा कर लिए थे ना, अब ये ब्रिटिशर्स वापस आ रहे हैं रेड फोर्ट को वापस लेने के लिए, रेड फोर्ट को लेने के लिए। तो ब्रिटिशर्स क्या किए, वो इंग्लैंड से रीइंफोर्समेंट मंगाया और नए नए लॉज पास कर दिए, जिसके वजह से जो रेबल्स है उनको आसानी से कन्विक्ट बनाया जा सके। कन्विक्ट मतलब उनको आसानी से सुनवाई हो सके कोर्ट में या फिर ट्रायल में। एंड देन मूव इनटू द स्टॉर्म सेंटर ऑफ द रिवोल्ट। फिर ये जो आर्मी आया इंग्लैंड से, जो रीइंफोर्समेंट आया ब्रिटिशर्स, इसको लेके जहां पर भी रेवोल्ट का स्टॉर्म सेंटर था, मतलब जहां पर ज्यादा लड़ाई वगैरह हो रहा था, वहां पर ये अपना सारा रीइंफोर्समेंट लेके चले गए। तो ब्रिटिशर्स ने वापस से दिल्ली को रिकैप्चर कर दिया सितंबर 1857 में। जो लास्ट मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर, उनको कोर्ट में उनका सुनवाई हुआ और उनको ये सजा दिया कि तुम्हें जिंदगी भर जेल में अब बिताना पड़ेगा। उनको पनिशमेंट मिला कि अब अपना सारा जिंदगी जेल में ही काटना पड़ेगा। और उनकी जो वाइफ थी बेगम जीनत महल, उनको भी भेज दिया गया प्रिजन में, जेल में भेज दिया गया, जो कि रंगून में था, अक्टूबर 1858 में। और रंगून कहाँ पे, रंगून म्यांमार में है, ठीक है। और म्यांमार को पहले बुर्मा बोला जाता था, याद रखिएगा, एक जीके टाइप क्वेश्चन है। बहादुर शाह जफर वही रंगून जेल में मर गया नवंबर 1862, उनका डेथ हो गया। ब्रिटिशर्स लोगों ने दिल्ली पे वापस से कब्जा कर लिया था। इसका मतलब ये नहीं कि जो रेबेलियन है वो खत्म हो गया। लोग अब भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, बगावत कर रहे थे। और ब्रिटिशर्स को करीब 2 सालों तक लड़ना पड़ा ताकि ये जो बड़ा सा जो रेबेलियन होता, इसको वो सप्रेस कर सके। 2 साल के लड़ाई के बाद ब्रिटिशर्स इस रेबेलियन को सप्रेस कर पाए, दबा पाए। लखनऊ को ले लिया ब्रिटिशर्स ने 1858 में, मार्च का महीना था। और रानी लक्ष्मीबाई, उसको हरा दिया गया और उसको मार दिया गया जून 1858 में। रानी लक्ष्मीबाई के साथ जैसा घटना हुआ, वैसे एक घटना इंतजार कर रहा था रानी अवंतीबाई का। वो खेरी में तो जीत गई, लेकिन क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने उनको चारों तरफ से घेर लिया और वो मर गई। वो बोले कि मुझे मरना पसंद है। ब्रिटिशर्स लोगों ने बोला होगा कि आप घुटने टेक दो, हम अपने आप को सरेंडर कर दो, लेकिन वो मरना पसंद। उसी तरह से टांडिया टोपे जो थे, सेंट्रल इंडिया के जो जंगल थे वहां पर चले गए और वो गोरेला वार में पार्टिसिपेट किए, गोरेला वार लड़े बहुत सारे ट्राइबल और पीजेंट लीडर्स के सपोर्ट में। गोरेला वार एक टैक्टिक्स का वार होता है, बहुत सारे टैक्टिक्स लगा के उस वार को जीता जाता है। छुप छुप के ये लड़ाई होता है और ज्यादातर इसमें जो लोग होते हैं वो आर्मी से नहीं होते, मतलब आम आदमी लोग भी इस वार में पार्टिसिपेट करते हैं। तांत्या तोपे को भी कैप्चर कर लिया गया और मार दिया गया 1859 अप्रैल में। तो ये जो रेबेल फोर्सेस थे, ये जो रेबेल आर्मी था बोल सकते हैं, ये जैसे ही हरा रहे थे ब्रिटिशर्स को, तो इनके अंदर एक एनकरेजमेंट आ रहा था, एक एक्साइटमेंट आ रहा था कि हमारा जीत हो रहा है, हमारा जीत हो रहा है। लेकिन रेबल फोर्सेस का जब भी हार होता था वो डिस्करेज हो जाते थे। होता है ना, आप लोग कोई चीज अच्छा कर रहे हो, उसमें जीत रहे हो तो सोचते हो कि और भी अच्छा करे, आपको एक्साइटमेंट लगता है, लेकिन हारने से अच्छा नहीं लगता, काइंड ऑफ। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो लोग भी ट्राई कर रहे थे बहुत ज्यादा कि कैसे जो आम लोग है उनका लॉयल्टी जीते, कैसे वापस से लोग हम पे भरोसा करें। ब्रिटिशर्स ने ये अनाउंस किया कि जो लॉयल लैंड होल्डर्स है,
उनको रिवार्ड मिला जाए और उनका जो भी ट्रेडिशनल राइट्स था जमीन पे, उनको वो ट्रेडिशनल राइट्स सभी मिलेगा, ओनली फॉर लॉयल लैंड होल्डर्स। ब्रिटिशर्स ने ये अनाउंस किया। ब्रिटिशर्स ने ये भी बोला कि जो भी हमारे खिलाफ बगावत किया था, जो भी लोग हमारे खिलाफ बगावत किए, ठीक है, वो लोग हमारे आगे सरेंडर कर दें, और अगर वो लोग कोई भी ब्रिटिशर्स को नहीं मारे तो वो लोग सेफ रहेंगे और उनका जो राइट्स है वो भी मिलेगा, और जमीन पे जो हक है वो उनसे छीना नहीं जाएगा। ब्रिटिशर्स ने ये बोला। नेवरदलेस, और साथ साथ बहुत सारे सेपोज, रेबल्स, नवाब्स, राजास, उनका सुनवाई हुआ और उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया। अब देखते हैं चैप्टर का लास्ट पार्ट, जो कि है आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ यानी कि ये सब जो भी घटनाएं हो रही थी, तो ये सब जो घटना हुई उसके बाद क्या क्या। तो द ब्रिटिश हैड रिगेन्ड कंट्रोल ऑफ द कंट्री बाय द एंड ऑफ 1859, बट दे कुड नॉट कैरी ऑन रूलिंग द लैंड विद द सेम पॉलिसी एनीमोर। तो ब्रिटिशर्स ने वापस से तो ये जो रेबल फोर्सेस को दबा दिया था, और इनको इन रेबल फोर्सेस को दबाने में 2 साल लग गए। तो 1859 के एंड तक ब्रिटिशर्स ने पूरा कंट्रोल कंट्री पे वापस पा लिया था। लेकिन अब लोग तो जान गए थे, इतना दंगा फसाद हुआ, रेबेलियन वगैरह हुआ, तो अब ब्रिटिशर्स क्या वही सेम पॉलिसी से उस जगह को रूल कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस दिए गए हैं जो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किए, ताकि दोबारा से कंट्री पे, हमारे इंडिया पे वापस से रूल कर पाए नए पॉलिसीज के साथ। पहला यह है, द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड अ न्यू एक्ट इन 1858 एंड ट्रांसफर्ड द पावर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन इन ऑर्डर टू एंश्योर अ मोर रेस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ इंडियन अफेयर्स। तो क्या हुआ, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था वो लोग एक नया एक्ट पास किए 1858 में, और ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया को रूल कर रहा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक छोटा सा कंपनी था ब्रिटेन का, तो वही हमारे ऊपर रूल कर रहा था। लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग जो लॉ पास हुआ, जो एक्ट पास हुआ 1858 में, उससे ईस्ट इंडिया कंपनी का जितना भी राइट्स था इंडिया के ऊपर, जैसे भी वो कंट्रोल कर रहे थे, वो ट्रांसफर कर दिया गया ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन यानी कि वहां का जो राजा या फिर जो रानी थी, इंडिया के ऊपर जो भी कंट्रोल था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सारा ब्रिटिश के राजा या फिर रानी के ऊपर चला गया, ताकि इंडियन अफेयर्स को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सके। अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट वाज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड मेड रिस्पांसिबल फॉर ऑल मैटर्स रिलेटेड टू द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर को हमारे स्टेट का, हमारे इंडिया का एक सेक्रेटरी के तौर पे अपॉइंट कर दिया गया, और यही सेक्रेटरी रेस्पॉन्सिबल होगा जितने भी इंडियन अफेयर्स है, इंडिया का कैसे गवर्न करना है, इसको लेके। तो सारा गवर्नेंस का काम किसको सौंप दिया गया? ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर को। ब्रिटिश कैबिनेट क्या होता है? जैसे हमारे इंडिया में अभी जिसका गवर्नमेंट है, उसी गवर्नमेंट के बाकी मिनिस्टर्स है, हेल्थ मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर। तो ये सारे मिनिस्टर्स को मिलके, इन सारे मिनिस्टर्स को ग्रुप को कैबिनेट बोल सकते। तो उसी तरह ब्रिटिशर्स का जो कैबिनेट था, उसमें से एक इंसान को अपॉइंट किया गया और बोला गया कि सारे मैटर्स इंडिया को गवर्न करने का अब से तुम संभालोगे। और साथ साथ में वो जो मेंबर चूज किया गया था, उसको कुछ एडवाइजर दिया गया, और उन एडवाइजर्स को बोला गया इंडिया काउंसिल। ठीक है, काउंसिल बोला जाए तो, ये एडवाइजर्स बोला जाए तो कुछ लोग दिए गए। वो जो कैबिनेट का मेंबर था ना, जिसको बोला गया कि तुम इंडिया पे रूल करो, सारा इंडिया का गवर्नेंस का काम तुम संभालो, ठीक है, तो उसी इंसान को कुछ लोग दिया गया, कुछ लोग दिए गए, ताकि ये लोग जो है उसको सजेस्ट कर सके, सलाह दे सके, ये लोग राय मशवरा कर सके इन लोगों से। और उन लोगों का जो काउंसिल था, उनको इंडिया काउंसिल बोला गया। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन द टाइटल ऑफ वाइसरॉय, दैट इज अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। तो ये जो गवर्नर जनरल था इंडिया का, जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी जब भी रूल कर रहे थे, जितने वक्त भी रूल किए, हर टाइम में एक एक गवर्नर जनरल था। तो अभी से जो गवर्नर जनरल होगा, उसका टाइटल वाइसरॉय दे दिया गया। और वाइसरॉय का मतलब क्या? एक पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। मतलब ये वाइसरॉय उस क्राउन को, ब्रिटिश के जो भी राजा या रानी, उसको पर्सनली रिप्रेजेंट करेगा। तो ये सब जो भी चीजें हुआ, जो भी स्टेप्स लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो ऐसा करके ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को रूल करने का डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी हम लोग को इंडिया को रूल कर रहा था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया को रूल कर रहा था। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी रूल नहीं करेगा, डायरेक्ट ब्रिटिश का जो राजा या जो रानी होगी वही हमारे इंडिया को रूल करेगा, और ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल नहीं होगा। दूसरा चेंज क्या हुआ देखते हैं।
All ruling chiefs of the country were assured that their territory would never be annexed in future। जितने भी रूलिंग चीफ थे कंट्री में जितने भी चीफ जो रूल कर रहे थे अपने अपने एरिया में, उनको ये एश्योरिटी दे दिया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको ये भरोसा दिला दिए कि उनका जो टेरिटरी है, उनका जो भी एरिया है, उसको फ्यूचर में एनेक्स नहीं किया जाएगा। मतलब फ्यूचर में उनके टेरिटरी में कब्जा नहीं किया जाएगा, ब्रिटिशर्स और उनके टेरिटरी पे कब्जा नहीं करे। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी कर रहे थे ना, अब ब्रिटिश के डायरेक्ट कंट्रोल में, तो ब्रिटिशर्स यानी कि राजा और रानी ब्रिटिश के ये बोल रहे हैं कि अब तुम्हारे एरियाज में कभी भी दोबारा कब्जा नहीं किया जाएगा। दे वर अलाउड टू पास ऑन देयर किंगडम्स टू देयर हेयर्स इंक्लूडिंग एडॉप्टेड। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रहा था, अलग अलग पॉलिसी निकाल रहा था, जैसे कि सब्सिडरी अलायंस हो गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे कर करके सारे टेरिटरीज को इंडिया का अपने कब्जे में ले रहा था। लेकिन अब ये ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया, अब इंडिया को ब्रिटिशर्स कंट्रोल करेंगे, यानी कि जो ब्रिटेन का राजा या रानी है, यानी कि ब्रिटेन का जो राजा और रानी है वो कंट्रोल करेंगे। तो इसलिए उन्हें ये बोला गया इंडिया के राजाओं को, रूलिंग चीफ्स को, कि अब तुम अपने किंगडम को अपने जो आगे वंशज आएंगे उनको तुम दे सकते हो, और अगर कोई एडॉप्टेड बेटा होगा तुम लोगों का तो उसको भी अपना राज सिंहासन राजगद्दी दे सकते हो, या फिर उनको आगे रूल करने दे सकते। However, they were made to acknowledge the British Queen as their sovereign paramount। एक कंडीशन ये था कि जो भी इंडियन के लोग हैं, जो भी इंडियन के रूलर्स है, रूलिंग चीफ्स है, वो सभी लोग ब्रिटिश क्वीन को सोवरेन पैरामाउंट मानेंगे। मतलब सबसे ऊपर उनको मारेंगे, मतलब ब्रिटिश क्वीन सबसे ऊपर रहेगी, फिर उसके नीचे सारे रूलर्स होंगे, रूलिंग चीफ्स होंगे, किंग्स होंगे, ठीक है। तो ऐसा वो लोग बोल रहे थे, और ऐसा करके जो इंडियन रूलर्स है वो अपने किंगडम्स को होल्ड करेंगे, लेकिन वो सबोर्डिनेट रहेंगे ब्रिटिश क्राउन का, मतलब उनके नीचे रहेंगे। ब्रिटिश का जो क्राउन है, यानी कि जो क्वीन है ब्रिटिशर्स का, इंग्लैंड का, उसके नीचे रहेंगे। तीसरा, it was declared that the proportion of Indian soldiers in the army would be reduced and the number of European soldiers would be increased। तीसरा ये डिक्लेयर कर दिया कि जो इंडियन सोल्जर्स का जो प्रोपोर्शन है आर्मी में वो कम कर दिया जाएगा, और यूरोपियन सोल्जर्स का जो प्रोपोर्शन है वो बढ़ा दिया जाएगा। मतलब जो भी रूल कर रहे थे, तो आर्मी में जो इंडियन सोल्जर्स थे ब्रिटिश क्वीन के अंडर, ये ब्रिटिश क्वीन ने ये बोला कि इंडिया में जो भी राजा अपना आर्मी रख रहा है तो उसमें इंडियन सोल्जर्स को कम रखे, यूरोपियन सोल्जर्स का जो मात्रा है, जो संख्या है, जो क्वांटिटी, उसको बढ़ा दिया जाएगा। क्योंकि उनको डर था कि अगर इंडियन सोल्जर्स वो लोग अपने आर्मी में ज्यादा रखेंगे तो दोबारा से कुछ ना कुछ बगावत हो सकता है, रेबिलियन हो सकता है, विद्रोह हो सकता है। और ये भी डिसाइड किया गया कि जो सोल्जर्स रिक्रूट किया जा रहा था अवध से, बिहार से, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया, ये सब जगहों से रिक्रूट नहीं किया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा सोल्जर्स रिक्रूट किया जाएगा गुरखास, सिख्स और पठान्स, ये सब लोगों को, गुरखास, सिख्स, पठान्स, इन लोगों में से ज्यादा सोल्जर्स रिक्रूट किया जाएगा। चौथा, जो लैंड प्रॉपर्टी है मुस्लिम्स का वाज कन्फिस्केटेड ऑन ए लार्ज स्केल एंड दे वर ट्रीटेड विद सस्पिशन एंड हॉस्टिलिटी। तो प्रॉपर्टी और लैंड जो है मुस्लिम लोगों का, उसको कन्फिस्केट कर दिया गया। कन्फिस्केट कर दिया गया मतलब उनसे छीन लिया गया बहुत बड़े तादाद में, और उनको सस्पिशन और हॉस्टिलिटी के नजर से देखा गया, मुस्लिम्स को शक के नजर से देखा गया, क्योंकि ब्रिटिश ये मानते थे कि ये जो मुस्लिम्स लोग हैं बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है ये रेबेलियन के पीछे। मतलब ये जो रेबेलियन हुआ इतना बड़ा, 2 साल लग गया ब्रिटिशर्स को ये रेबेलियन को दबाने के लिए, तो ब्रिटिशर्स को ये लग रहा था कि मुस्लिम्स का बहुत बड़ा हाथ है ये रेबेलियन का, इसलिए उन्होंने मुस्लिम लोगों के साथ ऐसा किया, उनके जगह जमीन प्रॉपर्टी को छीन लिया। पांचवा, ब्रिटिश ये डिसाइड किया कि जो कस्टमरी रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया उसको रेस्पेक्ट किया जाए। द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रेस्पेक्ट द कस्टमरी रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल इन इंडिया। ब्रिटिशर्स ने ये डिसाइड किया कि इंडिया में जो लोग भी अपना रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, अपने रिलीजन में जो भी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उसको वो लोग रेस्पेक्ट करेंगे। नंबर 6, पॉलिसीज वर मेड टू प्रोटेक्ट लैंडलॉर्ड्स एंड जमींदार्स एंड गिव देम सिक्योरिटी ऑफ राइट्स ओवर देयर लैंड्स। लैंडलॉर्ड्स और जमींदार के लिए कुछ पॉलिसीज बनाया गया जिसकी वजह से उनको प्रोटेक्शन मिल सके और सिक्योरिटी मिल सके उनके जमीन को लेके। तो ऐसे ही एक नया फेज हिस्ट्री का स्टार्ट हुआ 1857 के बाद। फिगर 16 में कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स है रिवोल्ट के नॉर्थ इंडिया में, जैसे मेन सेंटर्स ये रेड ट्राइंगल से रिप्रेजेंट किया गया है, और बाकी जो छोटे मोटे सेंटर्स है उसको ब्लैक ट्राइंगल से रिप्रेजेंट किया। दिल्ली, मेरठ, बरेली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, फैजाबाद, ये सब क्या कुछ मेन सेंटर्स थे रेवोल्ट के। ये मेन जगह में रेवोल्ट बहुत जोर से चल रहा था, और बाकी जगह में रेवोल्ट चल रहा था लेकिन उतना जोरदार नहीं चल रहा था। फिर है द खुर्दा अपराइजिंग, केस स्टडी।
खुर्दा एक जगह है उड़ीसा में, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो समझ में आया हो। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये चैप्टर का कंसेप्ट समझने में आसानी हो, ये चैप्टर उन्हें अच्छे से समझ में आ जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।